नमस्कार दोस्तों, तनाव प्रबंधन की श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा तनाव प्रवणता में योगदान देने वाले कारक। इससे पहले इस किताब के चैप्टर नंबर 1 में हमने तनाव शब्द के बारे में जाना था। इतना ही नहीं, चैप्टर नंबर 2 में हमने तनाव के विभिन्न प्रतिरूपों पर भी चर्चा की थी। आज की क्लास में जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि तनाव की प्रवणता में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इससे पहले हम इन कारकों पर चर्चा करें उससे पहले जानते हैं तनाव शब्द की परिभाषा क्या होती है, तनाव की प्रवणता का अर्थ क्या होता है। तनाव की प्रवणता के अर्थ को जानने से पहले यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से तनाव का प्रभाव बताया गया है। जहाँ एक लड़की है शालिनी। शालिनी की बात करें तो ये बहुत मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करती है। इवन उसके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को सीखने की कोशिश भी करती है। लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो बीमार पड़ जाती है। कई बार उसे बुखार होता है तो कई बार उसका पेट खराब हो जाता है और कई बार कोई और बीमारी उसे लग जाती है। परिणाम ये होता है कि कई बार तो अपनी परीक्षाओं में उपस्थित भी नहीं हो पाती है। ऐसे में जब डॉक्टर से परामर्श लिया गया कि भाई शालिनी बीमार क्यों पड़ती है, तो उसका कोई भी कारण नहीं मिला। यानी कि शालिनी की बॉडी तो बिल्कुल क्या थी, फिट थी। शारीरिक कारणों की वजह से उसे बीमारी नहीं होती थी। ऐसे में शालिनी की एक चचेरी बहन थी और उसे ये डाउट था कि जो शालिनी है वो शारीरिक कारणों की वजह से बीमार नहीं होती है, बल्कि वो तो मनोवैज्ञानिक कारणों से बीमार होती है। शालिनी परीक्षा के समय ज़्यादा स्ट्रेस लेती है और इसी तनाव के कारण वो बीमार हो जाती है। तो शालिनी जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने काम का स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस एक तरीके से पॉजिटिव तो है, बट आवश्यकता से अधिक जब तनाव हो जाता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आवश्यकता से अधिक तनाव ले लेते हैं और उसका परिणाम उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। शालिनी की ये कहानी हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से कारक हैं जो व्यक्ति के स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं। और इतने से आप समझ ही चुके हो कि तनाव की प्रवणता का क्या अर्थ हो सकता है। तो तनाव की प्रवणता का अर्थ यह है कि व्यक्ति में तनाव की अधिकता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और ये स्ट्रेस ज़्यादा क्यों हो रहा है यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि तनाव की प्रवणता क्या है। तो तनाव की प्रवणता की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अधिक तनाव लेने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित की जा सकती है। यानी कि आप जब ये प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो सबसे पहले तनाव की प्रवणता का डेफिनेशन लिखोगे, उसकी परिभाषा लिखोगे और क्या लिखोगे कि तनाव की प्रवणता से अभिप्राय है कि अधिक तनाव लेने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति। तो देखो, हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। प्रवृत्ति को मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखो, हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति के ज्ञान का उद्देश्य भी अलग अलग होता है, ज्ञान का भंडार भी अलग अलग होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की सोसाइटी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के रहन सहन का तरीका अलग होता है। इसी प्रकार से ना, जब व्यक्ति के हम एटीट्यूड की बात करते हैं, उसके प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं और कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है वो स्ट्रेस जानबूझ के लेते हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है वो स्ट्रेस लेते ही नहीं है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो अपने काम में पॉजिटिव वे में स्ट्रेस को लेते हैं, और कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, मानसिक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो स्ट्रेस को निगेटिव वे में ले आते हैं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जैसी है वो उसी प्रकार का रिएक्ट भी करता है। तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है जो अधिक तनाव लेते हैं। तो जब अधिक तनाव लेने वाली प्रकृति के व्यक्ति मिलते हैं तो उन्हीं में हम तनाव की प्रवणता को खोजते हैं। तो कुल मिलाकर सरल शब्दों में तनाव की प्रवणता का मतलब यह है कि तनाव में आधिक्य, तनाव कितना ज़्यादा है, कितनी अधिक मात्रा में है। तो ऐसे व्यक्ति जो तनाव के लिए प्रवण हैं वे दूसरों की तुलना में तनाव का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो तनाव के सामने समर्पण कर देते हैं उनके अंदर तनाव की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जबकि कुछ लोग होते हैं तनाव प्रतिरोधी, ये ना तनाव को ज़्यादा फील नहीं करते, इनके अंदर तनाव को फील करने की संभावना बहुत कम होती है। तो कुल मिलाकर तनाव में प्रवणता का मतलब ये है अत्यधिक स्ट्रेस। अब बात ये आती है कि तनाव की प्रवणता किसी में ज़्यादा किसी में कम क्यों होती है। तो देखो, व्यक्ति यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं व्यक्ति की दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है। एक होते हैं टाइप ए वाले व्यक्ति और एक होते हैं टाइप बी वाले व्यक्ति। और हम यहाँ विस्तार से टाइप ए वाले व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति टाइप ए वाला होता है उसके अंदर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके अंदर तनाव बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या कह रहा है,
अब देखो टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व जो है, टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग जो हैं, टाइप बी पर्सनैलिटी के जो लोग हैं, उनमें हम डिफरेंस कैसे करते हैं? तो देखो व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो जब हम किसी की पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके चिंतन का तरीका क्या है, यानी कि व्यक्ति समस्याओं को किस प्रकार से सोचता है, उसका अनुभव क्या है और उसका व्यवहार करने की आदतें क्या हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर जाते हैं तो उसकी जब हम मानसिक पर्सनैलिटी चेक करते हैं, मानसिक व्यक्तित्व चेक करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस किसी व्यक्ति का किसी अपोजिट कंडीशन में सोचने का तरीका क्या है, व्यवहार करने का तरीका क्या है, वो किस प्रकार का अनुभव करता है। और इस आधार पर हम व्यक्ति को दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं टाइप ए वाले व्यक्ति। जो टाइप ए वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें तनाव का ना स्तर बहुत उच्च होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये तनाव का अनुभव संकट के रूप में करते हैं। इनके सामने जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को सॉल्व करने की बजाय उसको क्या करते हैं, ऐसा फील करते हैं जैसे कि वो बहुत ही टेरिबल है, यानी कि बहुत ही भयानक है। जैसे कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, जैसे एग्जाम टाइम पे कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि एग्जाम है और एग्जाम हम देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे अरे यार एग्जाम आ गए, काश ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को अच्छे से टैकल करते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं स्ट्रेस को पता है क्या करते हैं, वो उसे ना एक डर की तरह लेते हैं, संकट की तरह लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति टाइप ए वाले होते हैं। तो टाइप ए वाले व्यक्ति क्या है, जल्दी से स्ट्रेस ले लेते हैं। उनके लिए कोई भी सिचुएशन आती है स्ट्रेस वाली, तो वो क्या करते हैं, संकट को फील करते हैं, उन्हें लगता है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और ऐसे में उनकी तनाव प्रवणता और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति होते हैं टाइप बी वाले। ये स्ट्रेस को बहुत कम फील करते हैं और इसलिए इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होता है। टाइप ए वाले जो बंदे होते हैं, ये बहुत सारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से फिर पीड़ित हो जाते हैं। टाइप ए के बारे में और भी चर्चा की जाए तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं ना, जो टाइप ए वाले बंदे होते हैं, ये पता है क्या करते हैं, ये अपने टारगेट बनाते हैं। और जब ये अपने टारगेट को बनाते हैं तो ये सोचते हैं जल्दी से वो टारगेट पूरा हो जाए। यानी कि इनके अंदर ना संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती। ये किसी चीज़ में लंबा समय नहीं दे सकते। इनको ये लगता है कि हमें सफलता जल्दी से मिल जानी चाहिए, सफलता तो एक हलवा है। जैसे एसएससी के एग्जाम की तैयारी करी, भाई तुरंत एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, या कोई बिजनेस शुरू करा तो तुरंत ही करोड़पति बन जाने चाहिए। तो टाइप ए वाले व्यक्ति क्या होते हैं, ये उद्देश्य तो रखते हैं अपनी लाइफ का, लेकिन ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी उद्देश्य पूरा हो जाए, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, हर चीज़ के लिए एक टाइम लगता है। इस पर्सनैलिटी के लोग प्रतियोगिता यानी कंपटीशन को पसंद तो करते हैं, लेकिन बहुत सतर्क होते हैं। ये हर चीज़ में पूर्णतावाद को प्रदर्शित करते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि जब बहुत लंबा समय हो जाता है, इन्हें सफलता नहीं मिलती, तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, यानी कि धैर्य की कमी होती है, और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अगर लक्षण है किसी में, तो आप मान लेना वो टाइप ए व्यक्तित्व का बंदा है, और वो स्ट्रेस बहुत जल्दी लेता है, और इस वजह से स्ट्रेस उस पर हावी हो जाता है। तो किसी के अंदर ताप की प्रवणता बहुत ज़्यादा है, यानी कि तनाव, माफ कीजिएगा ताप बोल रहा हूँ मैं, तनाव की प्रवणता अगर ज़्यादा है, तनाव की अधिकता अगर ज़्यादा है, तो ये समझ लेना आपको टाइप ए का व्यक्तित्व है। और टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, धैर्य की भावना कम होती है। ये सोचते हैं हम जल्दी से सक्सेस हो जाएं, उद्देश्यों को जल्दी प्राप्त करें। अब ऐसा क्यों होता है टाइप ए वाले बंदों के साथ, उसका भी कारण है। ये सोचते हैं कि भाई हमारी ना समाज में प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान है। तो जब ये बोलते हैं कि भाई हमारा समाज में सम्मान है, तो इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। लेकिन आत्मसम्मान में फिर धीरे धीरे करके कमी हो जाती है, क्योंकि सफल नहीं होते। ऐसे व्यक्ति लगातार ना अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, स्वयं को अपनी नज़र में नीचा पाएंगे। पता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एक व्यक्ति है, मान लो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो अब उसने बात फैल गई, हर जगह प्रतिष्ठा हो गई, भाई बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। अब धीरे धीरे करके इधर वो पढ़ रहा है ना, चीज़ों से समझ में नहीं आ रही है, तो अब उसके आत्मसम्मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि बाहर का बंदा तो ये सोच रहा है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, और इधर उसका आत्मसम्मान लगातार डूबता जाएगा। और जब वो दूसरों से कंपैरिजन अपना करेगा, जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं, तो सोचेगा यार इन्हें तो इतना आता है और हमें आ ही नहीं रहा। धीरे धीरे करके वो अपनी नज़र में नीचा हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने की लगातार प्रयास करेगा, और लोगों को इनसे उम्मीद तो होगी होगी, लेकिन अब क्या होगा, जब ये सफल नहीं होंगे तो आलोचना होगी। और व्यक्ति ये सोचता है कि भैया मेरा मैं सफल हूँ, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। और ऐसे में जो प्रतिष्ठा की असुरक्षा होती है, यही इनको स्ट्रेस में ले जाती है। परिणाम क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या है, अपना टारगेट बनाएंगे, टारगेट को एक्सपोज कर देंगे, समाज में इनका सम्मान होगा, लेकिन अपना आत्मसम्मान इनका कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो टारगेट था वो इनकी एबिलिटी के हिसाब से था ही नहीं। तो इसलिए भाई जब अपना टारगेट बनाओ ना, तो पहले अपनी एबिलिटी भी देख लो कि आप उस टारगेट को टैकल कर सकते हो या नहीं कर सकते। पता लगा आपके अंदर वो एबिलिटी है नहीं, जोश जोश में आके आपने एक्सपोज कर दिया कि भाई मेरा टारगेट तो ये है, मैं तो जज बनने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो आईएएस की बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैटर ये नहीं करता कि आईएएस की तैयारी और जज की तैयारी आपको सफलता दिलाएगी। मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में पहले अच्छे से जान लो।
तो इससे जो असुरक्षा वाली भावना है ना, इनसिक्योरिटी वाली भावना है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। और अगर ये दिक्कत रहेगी तो स्ट्रेस में तो आप आओगे ही आओगे। दूसरी चीज़ है समय की तत्कालिता। टाइप ए वाले जो बंदे होते हैं ना, ये एक ही टाइम पे कई सारे काम करना चाहते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कहता है कि एक टाइम पे एक काम करो, क्योंकि जब आप एक टाइम पे एक काम करोगे तो आप उसमें उसे परफेक्शन के साथ करोगे। लेकिन एक टाइम के अंदर ही आप कई सारे कार्य करोगे तो परफेक्शन नहीं आएगा, परफेक्शन नहीं आएगा तो चीज़ें गलत होंगी, और गलत होगी तो आप स्ट्रेस लोगे। टाइप ए का तीसरा कारक है अति आक्रामकता। टाइप ए वाले बंदे बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। ये दूसरे के इमोशंस को भी ध्यान नहीं रखते कई बार। इनका व्यवहार दूसरों पर हावी हो जाता है, और फिर जब ये आक्रामक में दूसरे को क्या करते हैं, गलती से कुछ कह देते हैं, तो इनके मन में कुंठा हो जाती है। फिर ये रिग्रेट फील करते हैं, यार ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह से भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगली बात है मुक्त विद्वेष। टाइप ए वाले व्यक्ति दूसरों को हमेशा निगेटिव देखते हैं। वे दूसरों पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें दूसरों पर डाउट हो जाता है, उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है। हमेशा कोई बंदा उन्हें देखकर हंस भी रहा होगा ना, तो भी उन्हें लगेगा यार मुझे देखकर हंस रहा है। तो ऐसे में उनके अंदर क्या होता है, विद्वेष की भावना आ जाती है, और बस स्ट्रेस ले लेते हैं, यार ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो अपना आत्मविनाश कर ही लोगे, क्योंकि हमारे जो डेली रूटीन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हमेशा सोचते रहेंगे, हम हमेशा टेंशन ही लेते रहेंगे, अकेले में बैठने लग जाएंगे, अवसाद का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। परिणाम क्या होगा, आत्मविनाश। हम खुद को खुद के ही विनाश के रास्ते पर ढकेल देंगे। तो टाइप ए वाले व्यक्ति न केवल तनाव का शिकार ज़्यादा होते हैं, बल्कि वो नौकरी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, घर के प्रति, जीवन के संबंध में भी संतुष्ट नहीं हो पाते। परिणाम ये होता है कि हमेशा उनके अंदर एनर्जी की कमी होती है, और वो इमोशनल वे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके उनका जीवन समाप्ति की ओर चला जाता है। तो भाई स्ट्रेस इतना बुरा भी है। तो तनाव की प्रवणता में योगदान देने वाले कारक पहले तो होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। तो अगर टाइप ए पर्सनैलिटी का बंदा है तो भाई स्ट्रेस ज़्यादा लेगा ही लेगा। और स्ट्रेस ज़्यादा लेने का कारण क्या है, वो सोचेगा मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर दूं, एक ही समय पर कई सारे काम कर दूं, प्रतिष्ठा उसकी क्या हो जाती है, ठेस पहुंच जाती है। स्ट्रेस जानबूझकर वो ज़्यादा लेगा, बदले में चिड़चिड़ा, धैर्य की कमी, जल्दी गुस्सा और आत्मविनाश वो आप देख ही रहे हैं। तो तनाव प्रवणता में योगदान देने वाला पहला कारक क्या हो गया, पहला कारक हो गया व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो व्यक्ति उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। अब दूसरा कारक है विद्वेष। अब ये विद्वेष क्या होता है, तो देखो इंग्लिश में आपने एक वर्ड सुना होगा जेलेसी। जेलेसी को हम विद्वेष कहते हैं, जिसमें हम दूसरों के प्रति निराशावादी होते हैं और आसानी से हमें गुस्सा आने लग जाता है। तो दूसरे के बाद में निराशावादी होने का मतलब ये है कि भाई हम वो काम कर नहीं पा रहे, दूसरा कर रहा है तो हम जेलेसी फील कर रहे हैं, हम ना कोई ना रीज़न निकाल ले रहे हैं अपने फेलियर का। तो इसे ही कहते हैं विद्वेष की भावना। विद्वेष मतलब एक तरीके से जेलेसी की भावना है। तो विद्वेष का मतलब ये होता है जो दूसरों के उद्देश्य हैं, दूसरों के मूल्य हैं, उनके प्रति कोई बंदा निराशावाद हो, बार बार क्रोध उत्पन्न हो, दूसरों के प्रति उस क्रोध को व्यक्त करने की उसकी प्रवृत्ति हो, तो ऐसा बंदा विद्वेष की भावना से ग्रसित है। क्योंकि उसे दूसरों के उद्देश्य गलत दिखाई दे रहे हैं, उसे दूसरों के वैल्यू जो है वो गलत दिखाई दे रहे हैं, दूसरों की एथिक्स क्या है वो गलत दिखाई दे रही है, और इसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। तो विद्वेष ऐसा क्रोध नहीं है जो हिंसा की ओर ले जाएगा। विद्वेष तो ऐसा क्रोध है कि वो अपने ऊपर ही निकालेगा, जैसे सामान बिखेर देगा, परिवार में कोई काम नहीं करेगा, बैठने के लिए किसी को कुर्सी नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति अक्सर ना दूसरों को दोष देते हैं, यानी कि अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा कर देता, और ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर देता। बदले में क्या होता है, वो दूसरों पे गुस्सा निकालेंगे। ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, उनका संबंध भी खराब होगा सर। तो विद्वेष और तनाव के बीच में सीधा रिलेशन पाया जाता है। अगर किसी के अंदर विद्वेष की भावना ज़्यादा है, जेलसी की भावना ज़्यादा है, तो स्ट्रेस भी ज़्यादा लेंगे, बदले में खुद पे ही नुकसान निकालेंगे, खुद पे ही गुस्सा निकालेंगे। स्ट्रेस को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है पूर्णतावाद की। पूर्णतावाद का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ये सोचता है कि वो संपूर्ण है, वही सारी चीज़ें कर सकता है अच्छे से। तो पूर्णतावाद वो अपेक्षाएं हैं जो एक व्यक्ति को स्वयं और दूसरों से दोनों से हो सकती हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो दूसरों में ये देखते हैं कि वो बंदा सारे काम कर सकता है हमारे लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ही सारे काम कर सकता हूँ। तो ये है पूर्णतावाद। अब ये कोई व्यक्ति ऐसा तो है नहीं, पहली बात वो सारे काम कर सके, परिणाम क्या होगा, वो सारे काम कर नहीं पाएगा और स्ट्रेस में चला जाएगा। ये अपेक्षाएं मांगों से भरी होगी जो शायद ही समझौता करने का मौका छोड़े। पूर्णतावाद दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक पूर्णतावाद का मतलब है स्वयं से अपेक्षाएं कि हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। बाहरी पूर्णता का मतलब है दूसरों से अपेक्षाएं। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो आप एक क्रिकेट लवर हो, मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का फाइनल, और आपको लग रहा है आपकी टीम हार रही है। तो उस समय एक तो आपकी मन से अपने आप से अपेक्षाएं हो सकती हैं कि काश मैं इस जगह पे होता ना, मैं ये कर देता,
और ये कुछ की दूसरी किसी खिलाड़ी से अपेक्षा होगी कि यार ये बंदा ये क्यों नहीं कर पाया, और इस वजह से वो नाराज हो जाएंगे। तो पूर्णतावाद एक आंतरिक होता है जिसमें हम खुद से अपेक्षाएं कर लेते हैं, और एक बाहरी पूर्णतावाद होती है जिसमें हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि यार इसने ये काम क्यों नहीं किया। और दोनों ही मामले में हम उदास हो जाते हैं। दोनों ही मामले में हमें दूसरों से या अपने आप से उच्च उम्मीदें होती हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, हम सोचेंगे सारा बोझ हमारे कंधे पर, हमें ही करना है जो करना है। तो ऐसे में भाई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, उत्पादकता नहीं होगी, बल्कि परिणाम क्या होगा, काम ढंग से होगा नहीं, और रिश्ते और आत्मसम्मान में भी कमी आएगी। जिन व्यक्तियों में बाहरी पूर्णतावाद होगा वो दूसरों की गलती निकालेंगे। होते हैं ना बहुत सारे बॉस इस टाइप के होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि उनके यहाँ जो नौकरी कर रहा है बंदा, जो एम्प्लॉय है, उससे वो सारा का सारा काम निकलवा लें, वो उससे कभी संतुष्ट ही नहीं होंगे, वो हमेशा निराशा में रहेंगे। तो पूर्णतावाद का मतलब क्या है? पूर्णतावाद का मतलब ये है कि व्यक्ति को बहुत सारी अपेक्षाएं किसी एक ही से होगी, हो सकता है खुद से हो। तो जब व्यक्ति को अपनी सारी अपेक्षाएं खुद से होंगी तो वो आंतरिक पूर्णतावाद होगा। जब व्यक्ति को सारी अपेक्षाएं दूसरों से होगी तो वो बाहरी पूर्णतावाद होगा। पूर्णतावाद कोई सा भी हो, निकलती उसमें एंड में निराशा ही है, क्योंकि एक व्यक्ति देखो भाई सारी चीज़ें कर नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना, टीम वर्क से चीज़ें होती हैं। तो जो व्यक्ति एक ये ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, ऐसे लोगों को आदर्शवादी कहा जाता है। देखो आदर्शवादी वो बंदा होता है जो सोचने में तो सब कुछ सही लगता है कि हाँ यार मुझे जल्दी जल्दी इतना सारा काम करना है, ये तो अच्छी बात है, मैं सारे काम कर सकूं। लेकिन जब रियलिटी में देखा जाता है ना तो ये चीज़ें देखो फैक्चुअल है नहीं, रियलिटी बहुत ही हार्श है। तो आदर्शवादी व्यक्ति वो होता है कि वो सोचता है कि मैं जो भी कुछ करूं उसे बखूबी से करूं, मुझसे कोई गलती होनी नहीं चाहिए, दूसरों से कोई गलती होनी चाहिए। जिस तरीके से चीज़ों को किया जाना चाहिए हमेशा उसका एक ही तरीका है और उसी तरीके से करते रहो। कह रहा है अगर मैं चीज़ों को बखूबी नहीं करता तो मैं असफल हूँ, और मैं गलती करता हूँ तो मैं पूरी तरीके से विफल हूँ। ऐसा बंदा आदर्शवादी होता है, क्योंकि ये किताबों में लाइनें सही लगती हैं। रियलिटी ये है कि मनुष्य गलतियों का एक कठपुतली है, और लगातार वो गलतियाँ करते रहता है, करता रहता है, करता रहता है, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। इंसान कभी डायरेक्ट नहीं सीखता है। तो जो बंदा आदर्शवादी होता है ना, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होता है, वो गलतियों को करने से बचता है। और जो गलतियों को करने से बचता है वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक सफल बंदा हमेशा कई बार गलतियां करता है, हजारों गलतियां करता है। तो ऐसे जो विश्वास होते हैं ना आदर्शवादी टाइप के, कि मैं जो करता हूँ वही सबसे अच्छा है, मुझसे या दूसरों से कोई गलती हो ही नहीं सकती है, इस तरीके जो बंदे होते हैं ना उनकी बातों का कोई लॉजिक होता नहीं, वो तर्कहीन होते हैं, क्योंकि वो ऐसी आज्ञाओं से भरे होते हैं जिनका कोई रोल होता नहीं है, और इसी वजह से वो विपत्ति के रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता वाले बंदे तनाव का बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो ये मानता है कि यदि वह एक गलती करता है तो पूरी तरीके से विफल है, तो हमेशा दुखी रहेगा, क्रोध में ही रहेगा, भविष्य में कोई प्रयास ही नहीं करेगा, इस डर से कि कोई गलती ना हो जाए। वो कभी कोई नई चीज़ सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि गलती से ही सीखने का अनुभव होता है भाई। बार बार प्रयास करोगे तो गलती भी होगी, बार बार प्रयास करने के बाद में बिल्कुल सफल होगे। तो स्ट्रेस को अगर कम करना है तो गलतियों से सीखो। ये नहीं कि गलती हो गई तो पूर्णतावाद में चले जाओ, नहीं मुझसे तो गलती होनी नहीं चाहिए, मैं अब ये काम ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे गलती हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो भाई गलती तो होएगी होएगी। आप परफेक्ट नहीं कर सकते शुरुआत में, हाँ प्रैक्टिस करके आप क्या परफेक्ट बन सकते हो। लेकिन आप सोचो प्रैक्टिस भी बिल्कुल सही हो तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, बदले में स्ट्रेस ही मिलने वाला है, तनाव ही मिलने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला। अगली चीज जो स्ट्रेस को प्रभावित करती होती है देरी। देरी बोले तो हिंदी में विलंबन। तो पूर्णतावाद से विलंब होता है, यानी कोई बंदा अपने आप को ही हर चीज में सोचे और अकेले सारे काम करने की कोशिश करे तो क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। बंदा टाल मटोल भी कर सकता है। टाल मटोल का मतलब है कि कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं करनी, उसे बाद में करने की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, दो वजह होती है। देखो कोई बंदा टाल मटोल करता है, उसकी दो वजह होती है। पहली वजह तो ये होती है कि उसे पता है कि मेरे इस काम का जो परिणाम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो जब किसी बंदे को ये लगता है कि मेरे इस काम का परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो वो बंदा क्या करता है, काम में देरी करता है। दूसरा होता है उसकी आलस। दूसरा जो कारण है विलंब का वो क्या है, आलस है। डर भी है कि मेरी कोई बुराई ना कर दे। तो व्यक्ति के अंदर का जो आलस है, व्यक्ति के अंदर का जो डर है, व्यक्ति जो पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाता है, तो इसकी वजह से भी देरी हो जाती है। तो वो व्यक्ति जो ढंग से प्लानिंग करता है तो उसको क्या है, वो प्लान को एग्जीक्यूट करता है और वो सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति प्लानिंग नहीं करते वो पहले रिजल्ट पे सोच लेते हैं, रिजल्ट निगेटिव होएगा तो काम में उनके देरी हो जाती है। काम में देरी होने से काम का प्रभाव उतना नहीं रहता, उत्पादकता कम हो जाती है। उत्पादकता कम होने की वजह से विलंब होता है, विलंब होगा तो स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस ज़्यादा ये कम है, उसमें पहला कारण क्या था भाई, टाइप ए व्यक्तित्व था। दूसरा क्या था, विद्वेष की भावना व्यक्ति के अंदर। तीसरा पूर्णतावाद की भावना। चौथा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देरी करते रहते हैं, और देरी तो हमेशा स्ट्रेस देगी ही देगी। और लास्ट में है एक और, निराशावाद। ये जो निराशावाद की थ्योरी है ना, ये भी बड़ी खतरनाक है भाई।
कुछ बंदे होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, परिणाम हमारे हाथ में ना निराशा ही होती है। तो कई बार हम जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। देखो, घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक घटनाएं वो होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, और एक घटनाएं वो होती हैं जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। जिन घटनाओं में हमारा कंट्रोल नहीं होता वहां पर हम लाचार हो जाते हैं, निराशावाद हो जाता है हमारे अंदर। हम ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हम ये कहते हैं ये तो भाग्य की बात है। बुरी घटनाएं, जैसे मान लो आप रोड पे अच्छे से जा रहे हैं लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो ये क्या है, इसमें हमारा बस ही नहीं है। अच्छा खासा कोई व्यक्ति राफ्टिंग कर रहा है नदी में, लेकिन नदी के नीचे एक चट्टान आ गई, उसमें उसका सिर लग गया, इसमें उसका कोई दोष ही नहीं है। तो घटनाएं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम लग गया, इसमें हमारा दोष ही नहीं है, देरी हो गई, ट्रैफिक की वजह से देरी हो गई, हमारा कोई दोष नहीं। अचानक से कोई बीमारी लग गई, इसमें हमारा दोष ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी सिचुएशन से परे हैं, जो हमारी स्थितियों में है ही नहीं, जो हमारे कंट्रोल से अलग है, ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, निराश हो जाता है। ये भी कई प्रकार की निराशा होती है। एक होती है व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण में अंदर से ही व्यक्ति निराश हो सकता है और बाहर से भी निराश हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के परीक्षा में कम नंबर आए हैं, अब उसने मेहनत इतनी करी नहीं थी, तो मेहनत नहीं करी थी तो वो आंतरिक रूप से गलती है, लेकिन उसका मूल्यांकन उचित से नहीं हुआ, यानी कि अच्छा तो लिख के आया था, नंबर बढ़िया नहीं मिले, तो ये क्या है, इस पर उसका बस ही नहीं है। तो अगर उसने मेहनत नहीं करी, इस पर तो उसका बस था, लेकिन अगर उसने अच्छा से पेपर करा और उसके बाद भी उसका मूल्यांकन सही से नहीं हुआ, नंबर सही नहीं मिलता, उसमें उसका बस ही नहीं था। कई बार क्या होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक चलती रहती हैं, उनका प्रभाव भी लंबे समय तक चलता रहता है। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने एक विषय में कम नंबर प्राप्त किए लेकिन दूसरे विषय में अच्छे प्राप्त किए हैं, तो कम अंक प्राप्त करना उसके जीवन का एक नकारात्मक घटना है जो कि हमेशा उसको प्रभावित करेगी। तो यहाँ पर लाचारी होती है, यही निराशावाद होता है। तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तनाव प्रवणता में योगदान देने वाले कारक बताओ, तो तनाव प्रवणता में योगदान देने वाला कारक है पहले तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी। और व्यक्ति की पर्सनैलिटी दो टाइप की, एक टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए वाले बंदों में स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि टाइप ए वाले बंदों में जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा क्यों है, टाइप ए के व्यवहार के घटक बताओ। तो टाइप ए वाले जो व्यवहार के घटक है, पहली बात तो ये हो कि आत्मसम्मान मांग रहा है वो, ठीक है, प्रतिष्ठा की सुरक्षा मांग रहा है, एक ही समय में कई सारे काम करना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक उसका बिहेव है, उसके अंदर विद्वेष की भावना हो सकती है और वो अपने आप को आत्मविनाश ले जा सकता है। विलंबन क्या है, काम में देरी विलंबन है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। विलंब दो वजह से होता है। पहली वजह यह है कि व्यक्ति का आलस्य है, दूसरी वजह यह है कि व्यक्ति परिणाम के प्रति निराशावाद होता है कि परिणाम सही नहीं होगा। अब वो कौन से कारक होते हैं जो तनाव में मध्यस्थता लेकर आते हैं, यानी कि अगर आपको तनाव को खत्म करना है तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो 1954 की बात है, एक व्यक्ति थे रोटर। रोटर ने कहा भाई देखो, अपने आप को कंट्रोल करो और स्ट्रेस को खत्म करो। तो नियंत्रण, यानी कि खुद पर नियंत्रण ही तनाव से निकलने का एकमात्र कारण है। इसके अलावा कोई चीज़ आपको तनाव से निकाल नहीं सकती, कितनी चाहे आप दवाई खा लो। समझ रहे हो बात को। तो 1954 में रोटर जी यही समझा रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति के पास क्या होता है, एक विकल्प होता है और उसे खुद पर वहाँ पर विश्वास करना पड़ता है। अब जो हमारे कार्य होते हैं उसे हम ही खुद, उसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। अन्य लोगों को, अन्य घटनाओं को, अन्य चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अपने काम की जिम्मेदारी अगर आप लोगे और उसे ढंग से करोगे तो आपको संतुष्टि प्रदान होगी। इसके लिए व्यक्ति को आंतरिक नियंत्रण करना पड़ेगा। आंतरिक नियंत्रण कैसे करोगे, अपने शरीर को बेहतर करो, अपने मनोवैज्ञानिक तरीकों को बेहतर करो, यानी कि मानसिक स्थिति को अच्छा करो। तो तनाव से निपटने का सबसे पहला और सबसे प्रभावकारी वो है तरीका, खुद को कंट्रोल करना। और खुद को कंट्रोल आप कैसे करोगे, इसके लिए आप ध्यान लगाओ, योगा करो, पॉजिटिव वे में सोचो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, क्योंकि निगेटिव लोगों के संपर्क में रहोगे तो निगेटिविटी ही आएगी। काम को उतना बोझ लो जितना चल जाए, ये नहीं कि 20,000 की सैलरी में 50,000 वाला स्ट्रेस ले लिया आपने, ऐसा थोड़ी है। जितना काम है उतना ही स्ट्रेस, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को लीजिए। तो यह है नियंत्रण की अवस्था। दूसरी है दृढ़ता। आप कोई भी काम अपने हाथ में लो तो सबसे पहली बात है उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, आत्मसंकल्प बहुत तगड़ा होना चाहिए, आशावादी होने चाहिए, आपकी काम अच्छा ही होगा। निराशावाद आया, दृढ़ता नहीं है आपके अंदर, तो भाई तनाव से नहीं निपट पाओगे। कोई भी काम करने से पहले संकल्प लेना पड़ता है, और संकल्प इस तरीके से लो रियलिटी में कि काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सामाजिक समर्थन भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ है, ये आपके हाथ में नहीं है। सामाजिक समर्थन का मतलब ये है कि जो आप कोई काम करने जा रहे हो और उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो बात ये आ रही है कि आपका परिवार, आपके आसपास के लोग आपको कितना समर्थन कर रहे हैं।
जितना ज़्यादा वो आपको समर्थन करेंगे, तनाव से आप उतनी तरीके से निपटोगे। इसके साथ-साथ अगर वो लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, फाइनेंस सुविधाएँ आपको पूरी की पूरी हैं, भोजन आपको समय से बढ़िया अच्छा मिल रहा है कैलोरी वाला, तो आप स्ट्रेस से निपट सकते हो। तो ये हमारा सामाजिक समर्थन होता है। कई बार क्या होता है, किसी की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बेकार होती है, कई बार कोई कुपोषित होता है, तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस को मैनेजमेंट नहीं कर सकते। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से समर्थन मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा समर्थन में फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत तगड़ी चीज़ होती है। अगर फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं, तो भी स्ट्रेस अपने आप खुद ही चलकर आ जाता है। आगे बात है आशावाद और निराशावाद। व्यक्ति के दो ही दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है आशावादी, जो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचता है। एक होता है निराशावादी। तो जो आशावादी व्यक्ति है वो स्ट्रेस से अच्छे से निपट जाएगा। जो निराशावादी है वो तनाव को फील करेगा। और आगे लिंग और संस्कृति। तो हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस से निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं, और ये समाज में स्त्री पुरुषों इन सब की संस्कृति पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी सारी चीज़ों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके सामाजिक कारक हैं। वो स्त्री है या पुरुष है, समाज में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसका कल्चर क्या है, क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या भाषा है, और समाज में उन लोगों के साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है या सम्मान कैसे दिया जा रहा है। ये भी चीज़ स्ट्रेस को प्रभावित करती है। तो तनाव की मध्यस्थता वाली जो चीज़ें हैं, तो तनाव में आप पहले क्या करो, खुद को कंट्रोल करो। आत्मविश्वास आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, समाज से समर्थन मिलना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, और संस्कृति का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। आगे चैप्टर का सारांश दिया है, चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सारांश में यही बात की गई है कि लोगों में तनाव से निपटने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग तनाव के प्रति उन्मुख होते हैं और तनाव को ज़्यादा लेते हैं, कुछ लोग तनाव को ख़त्म कर देते हैं। तो यही चीज़ें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है। आगे टाइप ए जो सारी चीज़ें आपको बताई गई है वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।